हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। आज शुरू करते हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का 8th चैप्टर लोकल गवर्नमेंट। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय रेनेसांस 2.0 न्यू डॉन ऑफ एजुकेशन। शुरू करते हैं चैप्टर के नाम के मतलब से कि व्हाट इज़ लोकल गवर्नमेंट। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गवर्नमेंट दो लेवल्स पे होती है, एक नेशनल लेवल पे और दूसरा स्टेट लेवल पे। इस चैप्टर में हम देखेंगे विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है। तो लोकल गवर्नमेंट क्या है? वो गवर्नमेंट जो गांव और जिलों में होती है। लोकल गवर्नमेंट को एक्सेस करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। फॉर एग्जांपल, एक गांव में एक किसान है जिसे खेती के लिए नदी का पानी चाहिए। अब इस मामले में वो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर या देश के प्राइम मिनिस्टर के पास तो नहीं जा सकता, पर हाँ, वो अपने गांव के सरपंच या मुखिया से इस टॉपिक पर डिस्कस कर सकता है। तो आम आदमियों की ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स होती हैं वो यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। और लोकल गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि डेमोक्रेसी में सबको साथ लेके चलना ज़रूरी है और उसके लिए सब लोगों के इंटरेस्ट जानना ज़रूरी है। तो अब डेमोक्रेसी क्या हुई? डेमोक्रेसी वो है जहाँ लोग एक्चुअल में पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और एक अच्छी लोकल गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखती है कि लोग एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें। अब सवाल आता है कि लोकल गवर्नमेंट क्यों बनाई? तो इसका जवाब देना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि एक आम आदमी के लिए अपनी लोकल गवर्नमेंट को अप्रोच करना बहुत आसान है। प्लस लोकल लोग लोकल गवर्नमेंट के काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी उससे अफेक्ट होती है। तीसरा, लोकल गवर्नमेंट से हमारे देश में डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत होती है। अब देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत कैसे हुई इंडिया में। तो 1882 में इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन। उन्होंने इंडिया में लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ बनाने का काम शुरू किया, जिन्हें उस टाइम पे लोकल बोर्ड्स बोला जाता था। फिर 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कुछ प्रोविंसेस में विलेज पंचायत बनाना शुरू करा, और ये सिलसिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद भी चलता रहा। इवन आज़ादी की लड़ाई के टाइम भी गांधी जी लोकल गवर्नमेंट्स के फेवर में थे काफ़ी ज़्यादा। वो चाहते थे कि पावर डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, यानी पावर सिर्फ सेंटर के पास ना रहे, बाकी सब में डिवाइड हो। इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, उस टाइम लोकल गवर्नमेंट का काम भी स्टेट्स को सौंपा गया था, और इसे डीपीएसपी में मेंशन भी कर दिया। अब अगर आपको याद हो तो चैप्टर 2 में मैंने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच का डिफरेंस बताया था कि डीपीएसपी में वो चीज़ें हैं जो सरकार को करनी चाहिए, और अगर वो नहीं करती तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। और क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का टॉपिक डीपीएसपी में डाला गया था, उसे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सिएबल है, यानी आप कोर्ट जा ही नहीं सकते। पर आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि इसे डीपीएसपी में क्यों डाला गया? तो इसके दो रीजंस हैं। पहला, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो देश का बंटवारा भी हुआ था पाकिस्तान और इंडिया में। तो जो हमारे देश के लीडर्स थे, उन्हें लगा कि अभी अगर लोकलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया तो कहीं देश और ना टूट जाए। और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बैकवर्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट करते थे और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट भी किया, बी.आर. अम्बेडकर साहब, उनका मानना था कि गांव में अभी भी जातिवाद को लेके बहुत भेदभाव है, जिससे लोकल गवर्नमेंट बनाने का जो मेन पर्पस है कि हर इंसान को रिप्रेजेंटेशन देना, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए उस टाइम इसे डीपीएसपी में रखा गया ताकि आगे आने वाली गवर्नमेंट्स इसे सही टाइम पर लागू कर सकें। अब देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट कैसे एस्टैब्लिश हुई आज़ाद इंडिया में। तो 1952 में एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें लोगों को मोटिवेट किया गया कि आप अपने एरिया की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करो। बट क्योंकि उस टाइम ऐसा कोई लॉ नहीं था जो लोकल गवर्नमेंट को पावर दे, इसलिए स्टेट्स ने उन्हें बहुत ही कम पावर्स दी। जैसे फॉर एग्जांपल बोल दिया कि हाँ, आप ये काम कर सकते हैं, बट फंड्स ही नहीं दिए। अब जब फंड्स ही नहीं होंगे तो कोई लोकल गवर्नमेंट काम कैसे कर सकती है? फिर 1987 में फाइनली एक कमेटी बनाई गई पी.के. थंगन के अंडर, इसीलिए इसे पी.के. थंगन कमेटी भी बोला जाता है। अब इस कमेटी का काम था लोकल गवर्नमेंट के काम को देखना, और 1989 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और गवर्नमेंट को रिकमेंड करा कि लोकल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन खुद इन्हें पावर दे और ये किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहें। और फिर 1992 में फाइनली 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुए, जिसमें 73rd अमेंडमेंट में गांव की लोकल गवर्नमेंट को पावर मिली और 74th में शहर की लोकल गवर्नमेंट को पावर मिली, और ये दोनों एक्ट्स 1993 में लागू कर दिए गए। पहले देखते हैं 73rd अमेंडमेंट। तो इसमें 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया गया लोकल गवर्नमेंट के लिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट मार्क करें। अब इस 3 टियर स्ट्रक्चर में
सभी स्टेट्स को एक सेम 3 टियर पंचायती राज स्ट्रक्चर फॉलो करने का बोला गया, जिसमें सबसे नीचे लेवल पे था ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत एक गांव या कुछ गांव को कवर करता है। फिर बीच वाले ब्लॉक पे था मंडल, जिसे ब्लॉक या तालुका भी बोलते हैं, और सबसे ऊपर आता है जिला परिषद या जिला पंचायत, जो पूरे एक रूरल डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। इस एक्ट में एक ग्राम सभा बनाने की बात भी रखी गई। एक ग्राम सभा में उस गांव के सभी एडल्ट मेंबर्स एक वोटर के तौर पर रजिस्टर होते हैं। ठीक, ये थी ग्राम सभा की डेफिनेशन। फिर आता है इसमें इलेक्शंस। तो पंचायती राज के तीनों लेवल्स पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यानी लोग खुद चुनते हैं वोट करके, और पंचायत एक बार 5 साल के लिए आती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट पंचायत के 5 साल पूरे होने से पहले उसे हटा दे तो अगले 6 महीनों के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। ये काफ़ी ज़रूरी प्रोविज़न है ताकि लोकल गवर्नमेंट्स बनी रहें। नेक्स्ट प्रोविज़न जो 73rd अमेंडमेंट में है वो है रिजर्वेशंस की। टोटल सीट्स का 1/3 वुमेन के लिए रिजर्व्ड है तीनों लेवल पे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से सीट्स रिजर्व्ड हैं। और अगर स्टेट्स चाहें तो ओबीसीज के लिए भी, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन कर सकती हैं। और वुमेन के लिए सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही नहीं बल्कि एससी और एसटी कैटेगरी में भी सीट्स रिजर्व्ड हैं 1/3। नेक्स्ट प्रोविजन है ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स। अगर आपको याद हो तो पिछले चैप्टर में हमने 3 लिस्ट देखी थी। यूनियन लिस्ट जिसमें सेंट्रल लॉज बना सकता है, दूसरा स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट लॉज बना सकते हैं, और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों बना सकते हैं। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद 29 ऐसे सब्जेक्ट्स, 29 ऐसे सब्जेक्ट्स जो पहले स्टेट लिस्ट में आते थे वो अब कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल में आते हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफ़र होने हैं। अब ये हर स्टेट्स के ऊपर है कि 29 में से यानी 29 में से कितने सब्जेक्ट्स ट्रांसफ़र करने हैं। इस 73rd अमेंडमेंट एक्ट की प्रोविजंस उन एरियाज़ को नहीं दिए जहां आदिवासी पॉपुलेशन थी, पर 1996 में वहां भी इन्हें लागू कर दिया गया, और ये इसलिए किया गया ताकि वहां का ट्रेडिशन सेफ रहे मॉडर्न इलेक्टेड बॉडीज़ को इंट्रोड्यूस कराते टाइम भी। ठीक, नेक्स्ट है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, जिसमें हर स्टेट को एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना होगा जो इन पंचायती राज के इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगा। पहले ये काम स्टेट गवर्नमेंट करती थी, बट अब इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर करता है। लास्ट है स्टेट फाइनेंस कमीशन, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को एक स्टेट फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करनी है हर 5 साल में, और इस कमीशन का काम होगा लोकल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस देखना। इसमें वो देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कितने फंड्स इशू कर रही है लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, और उसमें से गांव के लिए कितने हैं और शहर के लिए कितने हैं, क्योंकि अगर लोकल गवर्नमेंट्स के पास फंड्स ही नहीं होंगे तो वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं 74th अमेंडमेंट पे। तो 74th अमेंडमेंट में अर्बन एरियाज़ के लिए लोकल गवर्नमेंट बनाने की बात कही गई, पर पहले ये जानना ज़रूरी है कि अर्बन की डेफिनेशन क्या है। तो सेंसस ने, जो देश का सर्वे करते हैं, बताया कि एक अर्बन एरिया में 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहली, कम से कम 5000 पॉपुलेशन वहाँ की होनी चाहिए, यानी कम से कम 5000 वहाँ पे लोग रहने चाहिए। दूसरी, कि कम से कम 75% मेल पॉपुलेशन काम करने वाली होनी चाहिए, और वो भी खेती बाड़ी वाला काम नहीं, दूसरा काम जैसे फैक्ट्री में या ऑफिस में या कुछ और तीसरा, कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में कम से कम 400 लोग रहने चाहिए। ये तीनों चीज़ें होंगी तभी एक एरिया अर्बन बनेगा। और 2001 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की टोटल 28% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहती है। 73rd अमेंडमेंट के सभी प्रोविजंस जैसे डायरेक्ट इलेक्शंस, रिजर्वेशंस, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट फाइनेंस कमीशन 74th अमेंडमेंट पे भी लागू होते हैं, और इसमें भी 73rd अमेंडमेंट की तरह कुछ सब्जेक्ट्स पे लोकल गवर्नमेंट के डिसीजंस ही माने जाएंगे। सभी स्टेट्स 73rd और 74th अमेंडमेंट को पास कर चुके हैं। ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप था जिसमें लोगों को आगे आके अपनी बात कहने का मौका मिला, प्लस औरतों को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को रिप्रेजेंटेशन भी मिली। अब ये हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन्हें लिखें, और किसी भी टॉपिक या क्वेश्चन में डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।